अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आरटीआई एक्ट में सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि सेक्शन 8 में हमें बताए गए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड, सेंसिटिव डिप्लोमेटिक मैटर्स। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन देश या किसी भी व्यक्ति के लिए हार्मफुल हो सकती है वो डिस्क्लोज नहीं होती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24। ये कहता है कि कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आरटीआई के स्कोप से बाहर होता है, मतलब तुम उनसे नॉर्मल केसेस में इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर केस करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड हो तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट हैं ये आपको एक्ट के शेड्यूल 2 में मिल जाता है, ये जो कि टाइम पे चेंज भी होते रहते हैं। लास्ट इसमें अपडेट हुआ था मई 2021 में। इस एक्ट में 2 ही शेड्यूल्स हैं। अब थोड़ा रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हुई थी। जो मेन चीज़ें इसमें अमेंड हुई थी वो सेक्शन 13 में और सेक्शन 16 में चेंजेस हुए थे। अब ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये सीआईसी और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के सर्विसेज कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि उनका टेन्योर या सैलरी से रिलेटेड। अब इस एक्ट का इम्पोर्टेंस समझो। आरटीआई एक्ट ने इंडिया में करप्शन कम करने में हेल्प की है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया है और सिटीज़न को एम्पावर्ड बनाने में हेल्प किया है। इसीलिए इसको कभी कभी सनशाइन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। आरटीआई एक्ट के पास होने में मजदूर किसान शक्ति संगठन का बहुत बड़ा रोल था। ये एक ग्रास रूट्स मूवमेंट था जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए फाइट कर रहा था। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस एक्ट को लेकर आने में आवाज़ उठाई है।